हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो सीरीज़ में हम HCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ पुराने क्वेश्चंस देखेंगे जो HCS में पूछे गए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, Who instituted scientific society in 1863 to create a scientific temperament among the Muslims and to make the Western knowledge available to Indians in their own language? कौन से इनमें थे ऐसे थे जिन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि इंडियंस में वेस्टर्न नॉलेज, स्पेशली मुस्लिम्स में वेस्टर्न नॉलेज को प्रोपेगेट किया जा सके उनकी अपनी ही भाषा में। तो अगर आपके दिमाग में जो भी पहला आंसर इसको पढ़ के आएगा, जो कि एक मुस्लिम्स के अमंग एक रिफॉर्मर थे जो उनको वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते थे, तो वही इसका आंसर होगा। सो मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, करीम अली, इनायत अली। अब एक यूनिवर्सिटी है जो हम इस पर्टिकुलर चीज़ से जिसका सबसे पहले हमारे दिमाग में ध्यान आता है, दैट इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या फिर जो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो सर सैयद अहमद खान उससे एसोसिएटेड हैं और सर सैयद अहमद खान ने ही 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी ताकि मुसलमानों को जो है वेस्टर्न नॉलेज अवेलेबल कराई जा सके और वो एक आगे बढ़ सके और ब्रिटिश के बराबर आ सके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Second, the East India Association was founded by Dash in 1866. ये उस दौर की बात कर रहे हैं हम जब 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली क्राउन के पास चली गई थी और उन्होंने इंडियंस को थोड़े थोड़े कंसेशंस देने शुरू कर दिए थे, जिनमें एक कंसेशन ये भी था कि उन्होंने इंडियंस को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने दी। तो उस समय इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी और कुछ बाहर भी बनी, जिनमें से एक थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में बनाई गई थी। तो लंदन में जाके एक एसोसिएशन बनाई गई 1866 में, जिसका मकसद था लंदन के या ब्रिटेन के लोगों को ये बताना कि भाई देखो ईस्ट इंडिया यानी कि इंडिया में तुम्हारे ब्रिटिश लोग जाकर क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो लोगों पे एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, किस तरह से वो अन ब्रिटिश रूल कर रहे हैं इंडिया में जाकर। लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं है, राइट्स नहीं हैं, उन्हें ऑप्रेस किया जा रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये बनाने वाले थे दादा भाई नावरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और अन ब्रिटिश वर्ड जब मैंने यूज किया तभी आपको पकड़ लेना चाहिए था। दादा भाई नावरोजी की बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका मतलब ये है, और इसी बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की भी बात की थी। तो अन ब्रिटिश रूल का मतलब ये है कि वही ब्रिटिश लोग इंडिया में या बाकी कॉलोनीज में जाके इस तरह से रूल करते हैं जो काफ़ी अन ब्रिटिश है, यानी कि वो राइट्स नहीं देते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं देते हैं। तो ये इस बुक को लिखने का पर्पस था वो सब बातें हाईलाइट करना और पूरी दुनिया को बताना। तो अब उन्होंने वहाँ जाके एक एसोसिएशन ही खोल दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और वो लोगों को जागरूक करती थी, वहाँ के लोगों को जागरूक करती थी ताकि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं और इंडियंस के लिए वो कोई कंसेशंस मांगे। नेक्स्ट, इन 1877 द एंट्रेंस एज टू ICS वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21। अगेन उसी दौर की हम बात कर रहे हैं 1877 में। अब इंडियंस को थोड़े थोड़े कंसेशंस दिए जा रहे हैं, जिनमें ये भी एक कंसेशन होगा कि इंडियन सिविल सर्विस को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए। पहले उसके लिए जो एज लिमिट थी वो 21 होती थी, उसको कम करके 19 कर दिया गया, जो कि और ज़्यादा रिग्रेसिव था। लेकिन कुछ चीज़ें ठीक भी की गई थी, काफ़ी देर बाद होंगी वो चीज़ें ठीक, लेकिन वो ठीक की गई थी। जैसे इस वक्त तक भी जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन जाके ही देना पड़ता था, और वो चीज़ तो बहुत देर बाद करेक्ट हुई है। 1922 में पहली बार इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था इलाहाबाद में, तब तक वो लंदन में जाके ही देना पड़ता था। फिर इंग्लिश मीडियम कंपलसरी होती थी और अपर एज लिमिट बहुत कम थी जिसे और कम कर दिया गया था। तो दिस इज द मैक्सिमम एज लिमिट, नॉट द मिनिमम। आज की डेट में तो मिनिमम एज लिमिट 21 होती है, उस वक्त मैक्सिमम 21 होती थी। सो दैट मीन्स दे नीडेड रियली रियली यंग
टीनेजर्स एक्चुअली, जिन्हें वो मोल्ड कर सकें और ऑफिसर्स बना सकें। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। Who was the first to give the call for स्वराज्य, that is India for Indians? ये कहने वाले पहले थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये बैक टू द वेदास भी कहते थे, बैक टू द वेदास, यानी कि ये अपनी पुरानी ग्लोरियस एज को रिवाइव करने की बात करते थे कि वेद वाला जो हमारा वक्त था, जो वैदिक टाइम्स होते थे वो बहुत अच्छे थे, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ऐसा इनका मानना था। तो ये कहते थे कि स्वराज्य यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस रहना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच वाइसरॉय was the Indian Universities Commission set up in 1902? 1902 में यूनिवर्सिटीज कमीशन आई थी जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, बिकॉज इससे यूनिवर्सिटीज के ऊपर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया गया था। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, जैसे साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश करना और उसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड करना, वो सब भी था। लेकिन ओवरऑल इसकी थीम ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सरकार का या ब्रिटिश का कंट्रोल जो था वो बढ़ा दिया गया था। तो ये यूनिवर्सिटीज कमीशन किस वाइसरॉय के टेन्योर में सेटअप की गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की ऑप्रेसिव पॉलिसीज और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज कमीशन भी उनमें से एक इंपॉर्टेंट या फिर कहें कि नोटोरियस स्टेप था। नेक्स्ट, द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। तो जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजियर साइड मिलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आपको एचसीएस के प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग मैसेकर किस डेट को हुआ था? नाउ ऑल ऑफ अस नो इट वाज 13th अप्रैल, लेकिन अगर ईयर के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर आप इसको गलत कर देंगे। अदरवाइज इट वाज अनमिस्टेकेबली 1919, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग अमृतसर में है वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। वो वहाँ के दो लोकल लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, उनके अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। वेरी इनफेमस इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, वैसाखी वाला दिन था। नेक्स्ट, द पूना सार्वजनिक सभा। अब ये भी उसी दौर की बात कर रहे हैं हम जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी, यानी कि 1857 के बाद और 1885 से पहले। 1857 के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई इंडिया में और 1885 इसकी कल्मिनेशन थी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। यानी कि इस बीच इन करीब करीब 20 से 25 सालों में इंडिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ये सब अलग अलग सभाएं बनी, अलग अलग एसोसिएशंस बनी जो अल्टीमेटली कल्मिनेट हुई, मिल गई और बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो क्वेश्चन ये है कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी, जिसके फाउंडर्स के नाम भी बता दिए, एमजी रनाडे और जीवी जोशी, ये एग्जैक्टली किस डेट को बनी थी? अब अगर आपको इसका ईयर भी याद है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। 1870 में बनी थी ये, तो अब 1870 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज इट इज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप इसकी डेट भी याद रखेंगे। हालांकि डेट सबकी बराबर है, 2 अप्रैल ही है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ईयर 1870 ही होता और डेट्स अलग अलग होती सारी, कि सभी जगह 1870 होता। अब आपको इतना ही जानना काफ़ी है कि वो किस साल में बनी थी, वो किस महीने में किस तारीख को बनी थी, वो याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन होता या फिर ये गेस करने वाला क्वेश्चन होता। तो ये सोच के डाला गया क्वेश्चन होता कि कोई इसको आंसर ना कर पाए, बिकॉज नो वन इज एक्सपेक्टेड टू नो द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही पार्टी थी विच लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और ये सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, विच इज 28 दिसंबर 1885, जो कि इसका फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है 28 दिसंबर को, राइट। तो 1870
A is the correct answer. Which of the following aspects of the revolt of 1857 is not correct? तो 3 इसमें से सही होंगे, एक गलत होगा. It had a diverse social participation. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्जर्स ने इसको शुरू किया था. इसमें कई राजा और रियासतें भी शामिल थी, आम लोग भी शामिल थे, पीजेंट्स, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर ऑप्रेस्ड, जैसे कि आर्टिजन्स इसमें शामिल थे. तो अलग अलग तबके के लोग इसमें थे, डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन थी. करेक्ट. इट वॉज एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड बाय द एजुकेटेड एलीट एवरीवेयर. अब इसमें ना एक्चुअली तो 3 वर्ड्स हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है. सबसे पहला है एंथुजियास्टिकली, पर चलो इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं. अगर इसको सिंपली लिखा गया होता इट वाज सपोर्टेड बाय, तो ये इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होती. लेकिन एंथुजियास्टिकली थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, तो जनरली ये थोड़ा गलत होने का चांस होता है. दूसरा है एजुकेटेड एलीट. ये टर्म बिल्कुल ठीक है, राइट, यानी कि अपने आप में करेक्ट टर्म है. अगर इसको इकट्ठे यूज करना है हमने कि पढ़े लिखे लोग क्या इस मूवमेंट के साथ थे या नहीं थे. अगर वो साथ थे भी, वॉज इट एवरीवेयर? सबसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड स्टेटमेंट में है एवरीवेयर. ये तो शायद किसी के बारे में भी नहीं कह सकते हम. टेल मी वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके बारे में हम 1857 में कह दें कि एवरीवेयर दे वर सपोर्टिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. पीजेंट्स के बारे में भी नहीं कह सकते हम ये, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था. एवरीवेयर इज अ स्वीपिंग वर्ड जो जनरली गलत हो जाता है. और यहाँ पे अब बात करते हैं एजुकेटेड एलीट की. एजुकेटेड एलीट वर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग दिस रिवोल्ट, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो छोटे तबके के जो लोग हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इनके साथ थे. अदरवाइज जो एजुकेटेड एलीट थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिश जो हैं ये हमें अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे लिए इतने रिलीजियस रिफॉर्म्स, यू कैन से एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, वुड्स डिस्पैच है, मैकॉलेज मिनट है, हमारे लॉज बना रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स. सो इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द एजुकेटेड एलीट. गलत स्टेटमेंट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा. और देखते हैं, इट वॉज अ ग्रेट सिंबल ऑफ कम्युनल यूनिटी. हिंदू मुसलमान मिलके लड़े. जो 1857 विद्रोह का इमीडिएट रीजन था कि पॉक और बीफ के ग्रीज किए हुए कार्ट्रिजेस हिंदू और मुसलमान सैनिकों को यूज करने होते थे, उसी से तो वो इकट्ठा हुए. तो कम्युनल यूनिटी की तो ये एक बेमिसाल एग्जाम्पल है हमारे पास. इट वॉज लिमिटेड ओनली टू नॉर्दर्न इंडिया. तो एवरीवेयर भी वर्ड यूजुअली गलत होता है, ओनली भी यूजुअली गलत होता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है. इट वॉज लिमिटेड ओनली टू नॉर्दर्न इंडिया. ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है. लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये कहीं कहीं नॉर्थ वेस्ट में भी था, कहीं कहीं थोड़ा सा ईस्ट में भी था, और कहीं कहीं थोड़ा वेस्ट में भी था. तो वर्ड ओनली थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें चारों में से मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चुननी है, तो इसे पहला ऑप्शन दिया जाएगा. अगर ये भी सही होती तो फिर ये वाला आंसर हो सकता था, क्योंकि ओनली थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन करेक्ट है. ये ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में ही सीमित थी. सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, दिल्ली, इस एरिया तक ये सीमित थी, राइट. तो करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकली बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. हिस्ट्री में हमें कुछ साल पता होने बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये हुई थी 1930 में, 1930. उसके बाद पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो पास किया गया था इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पास किया गया था दिसंबर 1929 में. तो 1929 इसका आंसर हो गया. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के इंडिया आने के बाद 2 साल बाद 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को. 2 साल बाद हुआ था चंपारण, जो कि उनकी पहली मूवमेंट थी इंडिया में. तो इसका आंसर होना चाहिए सी डी बी ए. सी डी बी ए. सी डी बी ए. सी इज द करेक्ट आंसर. And finally, Gandhiji's famous Dandi March in March 1930 heralded the start of which movement? Dandi March से गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट की शुरुआत की थी?
सत्याग्रह नो, क्विट इंडिया नो, डायरेक्ट एक्शन डे नो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। अब एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार एक ही पेपर में दो क्वेश्चंस होते हैं जो आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा आंसर करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों भी एक ही साल के HCS के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये भी और ये भी। तो इस केस में अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पहले, तो 1930 सिविल डिसोबीडियंस सीधा सीधा पता चल रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट एक चीज आपकी करेक्ट हो जाती है कि ए का तो 4 ही होना चाहिए, और अगर हम 4 का ए कर लेते हैं तो हमारा ये आंसर भी सही हो जाता है, क्योंकि और कहीं भी 4 का ए नहीं है। तो एक तरह से आपका एक क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आपको परफेक्टली पता है तो वो आपका दूसरा आंसर कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आपको ये नहीं पता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में है, लेकिन आपको ये गारंटी है कि हाँ, सॉल्ट मार्च जो हुआ था, दांडी मार्च, वो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी। तो इस इंफॉर्मेशन से आप अब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था, तो यहाँ पे ये आंसर भी आपका करेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का दिमाग एग्जाम में लगाना होता है, जहाँ पे दो सवालों का आपस में लॉजिकल कोरिलेशन आपको उसका आंसर करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, और जहाँ पे मार्जिन्स जो है वो आधे मार्क का या पॉइंट्स में रह रहे हों, वहाँ पे एक करेक्ट क्वेश्चन अगर हमें क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिल जाता है, देन वी शुड नॉट लीव इट, राइट? दैट इज ऑल। थैंक यू एंड टेक केयर।